नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राहुल गांधी की ललकार ने मोदी को संकट में डाल दिया। बंगाल चुनाव पर हजारों सवाल उठ खड़े हुए हैं। जब पहले दिन पहले चरण के मतदान में शाम 5 बजे तक का आंकड़ा जब आया 89.9% और शाम 6 बजे के बाद 90% और दूसरे दिन सुबह 93%। 93% एक ऐतिहासिक वोट प्रतिशत ने सबके होश उड़ा दिए। दावे अलग अलग हो रहे हैं कि ममता बनर्जी 100 के पार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि भाजपा 35+ पर सिमट जाएगी। अमित शाह कह रहे हैं कि 100 के पार जा रहे हैं। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, वह चीजें अलग हैं। लेकिन जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले चरण के मतदान में दूरी बना ली थी, एक स्पेस ममता बनर्जी को दिया था, अचानक राहुल गांधी हमलावर कैसे हो गए ममता और मोदी पर। कहीं न कहीं ममता और मोदी की साठगांठ तो कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने जो बात कही, राहुल गांधी ने यह कहा कि 55 घंटे ईडी ने राहुल गांधी से बैठ करके पूछताछ की। सांसदी छीन ली गई, घर खाली करा दिए गए, कई सारे केसेस उनके ऊपर लादे जाते हैं हमेशा। लेकिन क्या ममता बनर्जी के ऊपर कभी ऐसा हमला मोदी ने किया जैसा राहुल गांधी के ऊपर किया? अभिषेक बनर्जी चिटफंड घोटाले में, शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी हैं। उनके पत्नी उसमें फंसी हुई हैं, आरोप लगाए जाते हैं, जमानत पे हैं। क्या उनके खिलाफ इतनी होती है? क्योंकि जब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की हिस्सा थी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी की वजह से ही नीतीश कुमार गए थे इंडिया गठबंधन छोड़ के। नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे और ममता बनर्जी नीतीश को नहीं बनाना चाहती थी, स्वयं बनना चाहती थी। ऐसे में नीतीश कुमार को जाना पड़ा और इंडिया गठबंधन किसी काम का नहीं रहा। लेकिन इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन अच्छे किए, और प्रदर्शन अच्छे किए तो इंडिया गठबंधन के पास 234+ आया, लेकिन वह रह नहीं गया। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे, शरद पवार का अलग रुख रहता था, लेकिन ममता बनर्जी का अलग रुख रहता था। 2 बार जो कोशिश मोदी सरकार को गिराने की गई 2024 से 2025 के बीच, ममता बनर्जी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बची मोदी की। अन्यथा मोदी की सरकार आज केंद्र में नहीं होती, यह बात हकीकत है। लेकिन अब ममता बनर्जी की सत्ता पर आन पड़ी है, और ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के अलावा और किसी स्टेट में वजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वह पश्चिम बंगाल की नेता हैं, बाकी किसी स्टेट की नहीं है, और ना ही बाकी किसी स्टेट में उनका जनाधार है, और ना ही तो जनाधार बनने की कोई उम्मीद है। ऐसे में आज फंसी है तो सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी 90 लाख वोट कटने के बाद वह संकट में आई है, और 27 लाख लोगों को तो वोट डालने से वंचित और भी कर दिया गया उसके बाद, क्योंकि वह अभी उनकी सुनवाई ही नहीं हुई है। लेकिन ऐसे में भी अगर ममता बनर्जी आगे बढ़ती हैं तो फिर एक अच्छी खबर है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा पहलू, अगर दिल्ली में मोदी की सरकार बचाने के लिए और
पश्चिम बंगाल में ममता अपने आप को लाने के लिए यह 60 गांठ के तहत है, तब तो फिर यह बहुत घातक है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ही पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को स्पेस दी है। राहुल गांधी ने यह साफ कहा कि ममता ने ही भाजपा को पश्चिम बंगाल में लाया है, स्पेस दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी को भाजपा चाहिए पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए, अपने अपने वोटरों को रिझाने के लिए, क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम करेगा और एक बंगाल असीमता की बात करेगा। इस बीच लेफ्ट और कांग्रेस को साइड ढकेल दे। यह नस तो राहुल गांधी ने सही पकड़ी है। इस बात से मोदी को भी असर पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी, इस बार यह लग रहा है कि कांग्रेस का भी खाता खुलने जा रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस का खाता खुल गया तो फिर आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को भी और ममता को भी दिक्कतें होंगी। लेकिन दूसरी तरफ ममता भी यह समझ ले कि जिस तरह से चल रहा है, चुनाव जीत के 5 साल रह तो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर रह गई, मोदी रह गए अगर, तो ममता भी खत्म हो जाएंगी। जैसे नवीन पटनायक को खत्म कर दिया गया, देवी गौड़ा के अस्तित्व को कर्नाटक में खत्म कर दिया गया, जिस तरह से नीतीश के साथ किया गया। लेकिन नीतीश एक अलग तरह की राजनीति है नीतीश की, लेकिन ममता उलझ सी गई है। अब राहुल गांधी ने चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के हो, चाहे युवाओं के, देश के युवाओं के रोजगार के लेकर के हो, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे नरेंद्र मोदी के घोटाले को लेकर के हो, चाहे अडानी को लेकर के हो, राहुल गांधी ने प्राथमिकता से पूरे देश के मुद्दे को उठाया। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या उत्तर प्रदेश के मुद्दे को उठाया? क्या उत्तराखंड के मुद्दे को उठाया? क्या बच्चों के उन पेपर लीक को उस तरह से उठाया? क्या महिलाओं के साथ जो दुराचार हुआ वह उठाया ममता बनर्जी ने? क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जो ट्रेड डील के तहत हमारे देश को संकट में डाल रहे उस पर उठाया? ईरान इजराइल के युद्ध के दौरान की यह बातें उठाई? बिल्कुल नहीं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। 29 सांसदों की ताकत है उनके पास पश्चिम बंगाल से जीत करके आके, और वह इंडिया गठबंधन को कमजोर की। लेकिन अब अगर बात समझ में आ रही है और इंडिया के साथ मजबूती से रह रही है और यह कह रही है कि 4 मई को पश्चिम बंगाल और उसके बाद केंद्र से मोदी सरकार को उठा फेंकेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी केंद्र में मोदी सरकार को पलटने की फिराक में है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद और कुछ एनडीए गठबंधन के लोगों से उनकी बातचीत बराबर चल रही है। 4 मई के रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से एक जो चर्चा में आ रही है बात अंदर की, वह कि अगर ममता बनर्जी सरकार बदलकर सरकार बनाने की कवायद करती है तो कांग्रेस पूरा साथ देगी अपने 100 सांसदों का, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होगी, सरकार के बाहर से समर्थन देगी। सरकार के बाहर रह करके समर्थन देगी, सरकार में शामिल नहीं होगी, लेकिन समर्थन देगी। मोदी सरकार को हटाने की जो भी कोशिश करेगा वह कांग्रेस समर्थन देगी। बगैर कांग्रेस के समर्थन का कुछ भी नहीं हो सकता, कोई सपना भी नहीं देख सकता। ऐसे में मोदी के लिए बड़ी संकट खड़ी हो सकती है। इस वक्त अगर सत्ता, ऐसे सिचुएशन में अगर सत्ता गई तो कई लोग लपेटे में आएंगे, जैसे चुनाव आयोग, जैसे ब्यूरोक्रेसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और सरकार के बाहर रह करके कांग्रेस सरकार से जो बनेगी उससे प्रेशर दे करके बाकी सारी व्यवस्थाओं को सही करा सकती है। यानी कि हम यह समझ रहे हैं कि एक बार फिर बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा और चंद्रशेखर वाले हालात आने वाले हैं देश के अंदर कि कुछ कुछ दिनों के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे।
जिसमें नायडू भी हो सकते हैं, अखिलेश यादव भी हो सकते हैं, ममता भी हो सकती है, नीतीश भी हो सकते हैं, कोई हो सकता है। लेकिन यह दौर आने वाला है, और यह दौर नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि देश मध्यवर्ती चुनाव की तरफ जा रहा है, निश्चित है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल जरूरी हो गया है, और पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से वोट प्रतिशत आए हैं वह किसी को पच ही नहीं रहे। 93% हो चुके हैं, और उसके बाद चुनाव आयोग कह रहा है कि हम 4 मई को बताएंगे कि और कितना परसेंट हुआ है। लेकिन इसी बीच देर रात अगर पश्चिम बंगाल के अंदर ईवीएम मशीन हेराफेरी के अगर मिल जाए, कई सारे ईवीएम मशीन, तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है। वोटिंग के दिन से लेकर कल देर शाम तक ईवीएम मशीन पकड़े ही जा रहे हैं, और टीएमसी के लोग पकड़ रहे हैं। ऐसे में इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है इंसान कि जो वोट प्रतिशत बढ़े हैं वह वोट प्रतिशत हर किसी को चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से वोट प्रतिशत के अंदर ऐसा प्रतीक हो रहा है कि चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी धांधली कुछ न कुछ तो की है। क्योंकि आप दर्शक यह देखिए, यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से सुबह 9 बजे चुनाव आयोग कहता है कि 18.76% की वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो गई है, और 11 बजे 9 बजे 18.76%, 11 बजे 41.11%, बहुत काफी है, बहुत ही काफी है। यह आप सोच नहीं सकते कि 11 बजे तक 41% हो जाए, क्योंकि 55-60% तो टोटल होते हैं, 65%, 70%। लेकिन एक बजते बजते 62.18% पर वोट परसेंटेज चला जाता है पश्चिम बंगाल का, और जैसे ही 3 बजता है 78.77%, और जैसे ही 5 बजता है, 5 बजे 89% को पार कर जाता है, यानी कि 90% पे चला जाता है। और सुबह सुबह 6 बजे चुनाव आयोग कहता है कि 93.12% वोट हो गए, 93.12% पहले चरण के मतदान में। यह जो संख्या बढ़ रही है, इन संख्याओं में तो कहीं खेल नहीं हो गया जिसकी वजह से ईवीएम बदलना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। अगर इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक नहीं सकता। अगर चुनाव आयोग ने ऐसा किया है तो यह आने वाले वक्त के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी का ऐलान कि ममता बनर्जी ने कहा कि 4 मई को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मोदी और शाह भी कर रहे हैं कि 4-5 तारीख को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लड्डू सबका बन रहा है, अभी दूसरे चरण का मतदान ही नहीं हुआ है, तैयारियां खूब चल रही हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने एक नई चुनौती है सरकार बचाने की, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं 4 मई के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद की साठगांठ वाली और चुनाव आयोग पर कड़ी नजर रखा जाए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें तैयार कर रहा है एसआईआर के जरिए करोड़ों लोगों को दूर करके। तो एसआईआर के लिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तो लड़ा, पश्चिम बंगाल के लोगों का नाम कटा तो उसके लिए लड़ा, क्योंकि उनके वोटर्स रहे वह। लेकिन बाकियों के लिए क्या आवाज उठाई? अगर इन्हें राष्ट्रीय राजनीति में आना है या प्रधानमंत्री बनना है तो क्या इस देश के मुद्दे को उठाया? सिर्फ बंगाल के मुद्दे को ममता बनर्जी ने उठाया। और मोदी के सामने हर क्षेत्रीय दल, चाहे इंडिया गठबंधन के हो और चाहे वह एनडीए के हो, वह सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों की बात उठाते हैं। कांग्रेस ही अकेले पूरे देश के मुद्दे को लेकर के सामना करती है। इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर भी होते हैं, केस भी होते हैं, उन्हें किल्लतें भी उठानी पड़ती हैं और सहजता भी खोनी पड़ती है।
अभी हाल ही के दिनों में राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता की बात उठाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन उस आदेश को फिर तुरंत ही कुछ ही पल बाद पलट दिया और उस केस को सुनने से इनकार कर दिया। यह भी एक गहरी साजिश थी, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ 3 पासपोर्ट का, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, बल्कि सवाल खड़ा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। क्या किसी इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने आवाज उठाया? यानी कि कांग्रेस का फायदा तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन साथ नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने के लिए जब यह ऐलान कर दिया, इसका मतलब है कि जरूर कुछ अंदर चल रहा है और ममता बनर्जी इस काम में लगी हुई है। जैसा उन्होंने ऐलान किया कि 4 मई के बाद केंद्र में सरकार बदल देंगे, खुलेआम ऐलान किया उन्होंने, यानी कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। तो मोदी बड़े संकट में है इस वक्त और ट्रंप बार बार इनको बेइज्जत भी कर रहे हैं। और 1 मई से जो परिस्थितियां देश के अंदर उत्पन्न होने वाली है, वह स्थितियां बड़ी भयावह होने वाली हैं। राहुल गांधी इस बात को भाप गए हैं। अब परिणाम क्या होता है बंगाल का, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी की उल्टी गिनती राहुल के ऐलान के ने यह दिखा दिया कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सीईसी ने बंगाल में खेल किया है, लेकिन वह अपने खेल के फाइनल स्टेज पर सफल हो पाएगा। जिस तरह से ईवीएम पकड़ा जा रहा है, अगर ममता बनर्जी सतर्क रही तो चुनाव आयोग सीईसी सफल नहीं हो पाएगा, तो ममता बनर्जी की जीत पक्की हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग ने वोट प्रतिशत में खेल जरूर किया है। 4 मई को जो रिजल्ट होंगे वह हर किसी को चौंकाने वाले होंगे। ममता जीती तो भी और ममता हारी तो भी, क्योंकि चुनाव आयोग की रणनीति अगर सफल हो गई तो ममता बनर्जी चुनाव हार जाएंगी, और अगर उस रणनीतियों पर लगाम लगा दिया ममता बनर्जी ने तो भाजपा दिल्ली से उखड़ जाएगी। तो अब देखते हैं। इसलिए राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने जो एक सोच रखी है कि हम सरकार बदलेंगे, निजाम बदलेंगे, लेकिन हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। ऐसे सरकार में शामिल नहीं होंगे जिसमें कई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के दावेदारियां, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग चीजें होंगी। यानी कि सरकार को पूरा समर्थन देंगे, लेकिन व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। जो लोकतंत्र को जड़ से खोदने की कोशिश की गई, इन लोकतंत्र को स्थापित करना पड़ेगा, संवैधानिक तौर पर काम करना पड़ेगा, और जितने नाम कटे हैं वोटर लिस्ट को फिर से सही कराना पड़ेगा, तब सरकार चलेगी। देखते हैं कौन कितना सफल होता है, यह वक्त बताएगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यह एक बहुत बड़ा सवाल चुनाव आयोग ने खड़ा कर दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से एक पक्षीय होकर के रह गया है, इस देश के लिए आने वाले वक्त में बहुत घातक है। और वह अंधभक्त भी जो है ना, अलग अलग चैनलों पर आते हैं अपना ज्ञान बांटने के लिए, उन लोगों के लिए भी बहुत संकटें आएंगी। क्योंकि अगर पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो लपट मेरे घर पे भी आएगी। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टेपडे इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।